Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my first lecture on elasticity. तो यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी है क्या। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो देखिए इलास्टिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसका? एक बॉडी का प्रॉपर्टी है। कौन से बॉडी का प्रॉपर्टी है? इलास्टिक बॉडी के। इलास्टिक बॉडी क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक बॉडी है। इस बॉडी में क्या है? एक स्प्रिंग है जो कि इस एंड से लेके इस एंड तक कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई हुआ। ये क्या है? एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने का मतलब है इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करके खींचा गया तो ये यहाँ से कहाँ चला गया? इतना डिस्टेंस इसका इंक्रीज हो गया। लेकिन इलास्टिक बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि क्या करता है? रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है इसी बॉडी के ऊपर। ये क्या है? एफ रिस्टोरिंग। मतलब जब इस पे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया आगे की तरफ, तो ये बॉडी क्या हुआ? आगे की तरफ खींच के डिस्प्लेस्ड हो गया। लेकिन कुछ देर में डिस्प्लेस्ड होने के बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स जो कि पीछे की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स आगे की डायरेक्शन में था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इसी बॉडी के ऊपर। अब बताइए, इसके वजह से बॉडी यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हो गया है ना। लेकिन फिर अगेन एक फोर्स अंदर की तरफ है, इसका मतलब अगेन जहाँ से आया था वहीं जाके पहुँच जाएगा। तो फिर बॉडी क्या हो गया? इसी डिस्टेंस में आ गया। लेकिन कुछ समय के लिए वो क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हो गया इतना डिस्टेंस। तो लेकिन अगर फिर बैक कर जाए, डिस्प्लेस्ड होने के बाद अगर बैक कर जाए, किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से, तो उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। उस बॉडी को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। और उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स हर कोई बॉडी में अप्लाई नहीं हो सकता है, केवल और केवल इलास्टिक बॉडी में ही अप्लाई होता है। जैसे स्प्रिंग हो गया, ठीक है। रबर को भी आप जितना खींचोगे उसके बाद फिर क्या होता है? थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है। तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इक्वल, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ अप्लाई हुआ है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो पीछे की डायरेक्शन में रहेगा। ये है आपका इलास्टिसिटी का डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस भी किस पे अप्लाई होता है? इसी इलास्टिक बॉडी में अप्लाई होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारे इस इलास्टिक बॉडी में ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है पहले देखिए। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है आपको हम बता दिए। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में जो फोर्स रहता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अगर आगे की तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ है, और वो है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है बॉडी में? रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द डिफॉर्म्ड बॉडी, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स, कितना रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है सिग्मा। स्ट्रेस इक्वल्स टू कितना रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब अगर एरिया मान लीजिए 5 मीटर स्क्वायर है तो यूनिट एरिया मतलब अगर हम उस एरिया को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसका जो सिंगल
कुछ सिंगल आएगा ना, सिंगल एरिया, तो वो है यूनिट, मतलब छोटा सा पार्ट, पूरे एरिया का छोटा सा पार्ट होता है यूनिट एरिया। तो उसको जितना भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका छोटा सा पार्ट जो लेते हैं उसको कहा जाता है यूनिट एरिया। तो यहाँ पे उस यूनिट छोटे से एरिया में, पूरे होल एरिया में नहीं, एक छोटे से एरिया में, किसके, उस बॉडी के पूरे स्प्रिंग में से छोटा सा पार्ट, मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये छोटा सा पार्ट हो गया किसका, पूरे स्प्रिंग का, तो छोटा सा एरिया हो जाएगा। इस छोटे से एरिया में कितना रिस्टोरिंग फोर्स मतलब समझ में आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, कितना रिस्टोरिंग फोर्स इस छोटे से एरिया में अप्लाई हो रहा है, वो है स्ट्रेस। और ये दोनों को डिवाइड करने से आ जाता है आपका स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, पर यूनिट एरिया के लिए, पर यूनिट एरिया के लिए ऑटोमेटिक निकल जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इस बॉडी में टोटल रिस्टोरिंग फोर्स जितना भी अप्लाई हो रहा होगा, टोटल फोर्स ऊपर लिखिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा एरिया, किसका एरिया, पूरे होल का एरिया, पूरा जब लिख देंगे पूरा फोर्स बाय पूरा एरिया, तो वो जो भी वैल्यू देगा वो क्या देगा, वो स्ट्रेस देगा, पर यूनिट एरिया के लिए ही देगा। समझ में आ रहा है। अब बताइए, आपके पास 4 चॉकलेट हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 लोग हैं, आपके सामने 4 लोग हैं और 4 चॉकलेट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उन 4 लोगों में। तो आपको हम पूछा जाए कि एक लोग को कितना चॉकलेट देंगे, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल चॉकलेट बाय टोटल पर्सन डिवाइड कर देंगे, तो वो टोटल चॉकलेट टोटल पर्सन के लिए नहीं देगा, 4/4 डिवाइड होने पर 1 आएगा, तो वो हम लोगों को एक पर्सन को कितना चॉकलेट दिया जाएगा। इसी तरीके से ये जो स्ट्रेस निकल रहा है, टोटल में कितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो नहीं निकल रहा है, टोटल डिवाइड करने पर क्या आएगा, एक छोटे से पार्ट में कितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से स्ट्रेस का फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके यूनिट क्या होता है, ऊपर फोर्स है, फोर्स के यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए न्यूटन रहा, और नीचे एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ऊपर गया तो मीटर टू द पावर -2 हुआ, और वो है न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर -2। ओके, अब डायमेंशनल फार्मूला आप लोग निकाल लीजिएगा, हम सिखा चुके हैं ऑलरेडी डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, या तो फिर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है किसी भी क्वांटिटी का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स कौन था, इधर आगे नहीं, इधर बैक तरफ था रिस्टोरिंग फोर्स और आगे तरफ था एक्सटर्नल फोर्स। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रहते हैं, ये याद रखिएगा, और हमेशा इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब अगर 5 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से आगे की तरफ अप्लाई हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी 5 न्यूटन इधर रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम रहता है। ओके, अब देखिए स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस तो हो गया, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेन होता है किसी भी बॉडी के शेप में कितना चेंज होता आ रहा है, किसी भी बॉडी के शेप, मतलब समझ में आ रहा है। अगर वो स्क्वायर शेप का है और मान लीजिए स्क्वायर से वो क्या हो गया, खींच के रेक्टेंगल बन गया, तो वो होता है रेशियो, किसका रेशियो, चेंज इन शेप, ऊपर चेंज इन शेप, नीचे ओरिजिनल शेप। मतलब मान लीजिए आप लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, मतलब एरिया, मान लीजिए एरिया निकालना चाहते हैं एरिया में कितना चेंज हुआ, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर चेंज इन शेप, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाय ओरिजिनल शेप है स्क्वायर, नीचे एरिया ऑफ द स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका स्ट्रेन। मतलब कितना शेप में चेंजता आ रहा है, वो ऊपर चेंज इन शेप बाय नीचे ओरिजिनल शेप, दोनों को डिवाइड करने पर जो आता है वो होता है आपका स्ट्रेन। ओके, किसका, इलास्टिक बॉडी में ही तो चेंज हो रहा है ना, इलास्टिक बॉडी के शेप में जो चेंज हो रहा है वो ऊपर रहेगा, नीचे ओरिजिनल शेप रहेगा, इन दोनों को डिवाइड करने पर स्ट्रेन आता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन तो समझ में आ गया है क्या। स्ट्रेस क्या है, फोर्स
रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में कितना रहता है। और स्ट्रेन होता है चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप। तो अब स्ट्रेस स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेस भी 3 टाइप का होता है, स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है क्या, इफ द स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है पहले बताइए, स्ट्रेस क्या है, फोर्स है किस पे, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में, बॉडी के पर यूनिट एरिया में रिस्टोरिंग फोर्स कितना है वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस मतलब फोर्स, कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स अगर इस बॉडी के प्रति नॉर्मल हो, मतलब उसका डायरेक्शन कैसा हो, फोर्स का नॉर्मल हो मतलब फोर्स ऐसे ना हो कि बॉडी का बॉडी पे परपेंडिकुलर हो फोर्स का, मतलब बॉडी अगर ऐसे रखा है तो उस पर परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा हो। ओके, तो फिर उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे। और ये भी 2 प्रकार के हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, इफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट देन इट इंक्रीजेस इन इट्स लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से जो बॉडी है वो, इसका जो लेंथ है वो अगर इंक्रीज कर जाए, इधर क्या है बॉडी का एक्चुअल लेंथ इतना था, लेकिन हम लोग एक फोर्स अप्लाई किए, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग मतलब एक्सटर्नल फोर्स, डीफॉर्मिंग या फिर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया आगे की तरफ, तो बॉडी कितना चला आया, यहाँ से लेके यहाँ तक खिंच गया। खींचने की वजह से कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, एल तो था ही था, डेल्टा एल डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब डेल्टा एल जो है उसका चेंज हो गया उसके शेप में। इसका लेंथ पहले एल था, अब हो गया एल प्लस डेल्टा एल। और जो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस फोर्स है जो कि हमेशा इसके ऑपोजिट रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स इधर है डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसके ऑपोजिट रहेगा कौन सा स्ट्रेस, ये टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस अंदर की तरफ रहेगा। इसके वजह से बॉडी अब धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा, पहले तो आगे की तरफ चला गया इस फोर्स की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे इस टेंसाइल स्ट्रेस के वजह से अंदर की तरफ फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पाने के लिए वो क्या करेगा, मोशन करेगा। अब देखिए आपको समझ में आ गया, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब चेंज इन लेंथ, लेंथ में जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से, इस टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, वो है टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, अब देखिए कॉम्प्रेस, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंड किया, जो लेंथ है वो क्या हुआ, इंक्रीज किया, लेकिन कॉम्प्रेस मतलब कॉम्प्रेस होगा। अब देखिए कॉम्प्रेस कैसे होगा, अब देखिए ये लेंथ है इतना, ये बॉडी है, अब हम लोग एक फोर्स अप्लाई किए इधर किधर, नीचे की तरफ, डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे अप्लाई किए, तो इसकी वजह से वो ऐसे कम हो गया, छोटा सा हो गया, कॉम्प्रेस हो गया। कितना कॉम्प्रेस हुआ, डेल्टा एल कॉम्प्रेस हो गया, इतना हो गया। अब कितना हो गया, एल से डेल्टा एल माइनस कर देंगे जितना, वो इतना लेंथ का हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, किसके, स्ट्रेस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, किसके, डिफॉर्मिंग या फिर एक्सटर्नल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स अगर इधर है तो फिर से वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पाने के लिए वो जो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है वो किधर रहेगा, इसके ऑपोजिट, इधर है तो वो उधर रहेगा। कॉम्प्रेसिव फोर्स का डायरेक्शन किधर है, फोर्स या फिर स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। तो हमें आप देखिए डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए कि कैसे स्ट्रेस का डायरेक्शन ऑपोजिट में रह रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स के। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में आ गया, 2 स्ट्रेस आ गया। ओके, इसमें ए पॉइंट में आया टेंसाइल स्ट्रेस, बी पॉइंट में आया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब हम लोग बताए थे कि स्ट्रेस जैसे होता है उसी तरीके से स्ट्रेन भी होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया 2। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्शन, मतलब
कितना लेंथ चेंज हो रहा है उसके पर यूनिट लेंथ में, मतलब टोटल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ अगर डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज हो रहा है वो हम लोगों का निकल जाएगा। तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन में हमेशा चेंज, जो भी शेप में चेंज होता है उससे निकलता है, हम लोग पहले भी बता चुके थे। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में होता है चेंज इन, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लेंथ में, लॉन्गिट्यूडिनल इसका मतलब लेंथ में कितना चेंज हो रहा है। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, कितना लेंथ चेंज हुआ, डेल्टा एल। ये डेल्टा एल लेंथ चेंज हुआ। चेंज इन मतलब बस कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा एल चेंज हो रहा है, वो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ एल है, नीचे ओरिजिनल लेंथ डिवाइड कर दिए एल। अब इन दोनों को डिवाइड करने पर डेल्टा एल बाई एल वो हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस पढ़े लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा पढ़ रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या हो रहा है देखिए, व्हेन इक्वल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है, वहाँ पर फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था एक बॉडी के ऊपर, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में ऐसा नहीं है, मतलब ये इक्वली बॉडी के हर एक पार्ट में अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है, नॉर्मली, जैसे वहाँ पे नॉर्मली बॉडी के ऊपर नॉर्मल अप्लाई हो रहा था और डायरेक्शन नॉर्मल ही है, लेकिन एक जगह नहीं अप्लाई हो रहा है, हर जगह इक्वली हर जगह अप्लाई हो रहा है। व्हेन इक्वल मतलब बराबर का, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब इस बॉडी के प्रति फोर्स नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है ऑल ओवर ऑफ इट्स सरफेस, ऑल ओवर मतलब सारे सरफेस के ऊपर, देन इट्स वॉल्यूम चेंजेस, इसके वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। देखिए एक पार्ट में अप्लाई हुआ इसलिए लेंथ चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, केवल और केवल इस डायरेक्शन में की वजह से केवल केवल ये डायरेक्शन का इसका जो ये पार्ट है वो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वली अप्लाई होने की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लेकिन हम पहले भी बताए थे स्ट्रेस मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इधर आ रहा है, मतलब जो स्ट्रेस है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किधर रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो ऊपर की तरफ रहेगा। वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का डायरेक्शन इधर है और ये इधर है एक्सटर्नल फोर्स। तो इस तरीके से ये बॉडी क्या हो गया, कॉम्प्रेस होकर इतना छोटा हो गया इस फोर्स की वजह से, लेकिन धीरे धीरे इस स्ट्रेस की वजह से अब धीरे धीरे ओरिजिनल पोजीशन आने के लिए वो धीरे धीरे मोशन करना शुरू करेगा। तो ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो फोर्स बाय इसका टोटल एरिया करेंगे तो निकल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कैसे निकलेगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ आ गया तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, डेल्टा भी, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम जो इसका था पूरा वो था भी, डेल्टा भी बाय भी, वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आ गया आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दोनों हो गया। अब आप देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे शियरिंग स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस भी है और शियरिंग स्ट्रेन भी है। हम लोग थर्ड स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, वो है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ये तो वॉल्यूम में चेंज हुआ और लॉन्गिट्यूडिनल तो लेंथ में चेंज हुआ, लेकिन शियरिंग में क्या चेंज होगा, देखिए शियरिंग में कैसे चेंज हो रहा है। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली, यहाँ पे वहाँ पे फोर्स नॉर्मली अप्लाई हो रहा था दोनों में, ओके, लेकिन यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा टेंजेंशियली, जैसे फोर्स ऐसे इस बॉडी से टेंजेंट करके अप्लाई होगा। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस बॉडी के ऊपर फोर्स टेंजेंशियली ऑब्जेक्ट हो अप्लाइड होगा, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस, तब उस स्ट्रेस को कहा जाएगा शियरिंग स्ट्रेस। एंड ड्यू टू द और इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से ही तो स्ट्रेस आता है। जैसे देखिए अब फोर्स यहाँ क्या हुआ, अंदर की तरफ अप्लाई तो हम लोग कर दिए, लेकिन इसके वजह से बॉडी अंदर चला गया, क्या हो गया, छोटा हो गया, लेकिन फिर स्ट्रेस क्रिएट हुआ इसी फोर्स की वजह से, इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक स्ट्रेस जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ क्रिएट हुआ, वही स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस। कब अप्लाइड होता है, जब टेंजेंशियली एक फोर्स अप्लाई होता है इस बॉडी के ऊपर
कैसे अप्लाई होता है, देखिए बता रहे हैं। देन द शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ इट्स अदर फेस फिक्स्ड। इसका जो शेप है बॉडी का वो क्या होता है, चेंज होता है ड्यू टू इट। इस फोर्स की वजह से दिस शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ इट्स अदर फेस फिक्स्ड। देखिए पहले क्या था, एक क्या है, क्यूब है, और इस क्यूब में फोर्स कैसे अप्लाई हुआ, टेंजेंशियली अप्लाई हुआ। टेंजेंशियली अप्लाई होने की वजह से ये क्या हो गया। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि शियरिंग स्ट्रेस में एक फोर्स जिधर अप्लाई हो रहा है एक पार्ट तो उसका चेंज होगा, लेकिन जो एक दूसरा फेस है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे एक फेस फिक्स्ड रहता है, दूसरा जो फेस है वो चेंज होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई हुआ, टेंजेंशियली मतलब समझ रहे हैं जैसे ए यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन है, तो यहाँ पे फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, टेंजेंशियली इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से फोर्स अप्लाई हुआ मतलब इसको खींच लिया, और खींचा तो फिर क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला भाग है वो यहाँ से यहाँ चलाया और ये यहाँ से यहाँ चलाया। इसके वजह से ऊपर वाला फेस चेंज हो गया, लेकिन नीचे वाला फेस फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। और ये होता है शियरिंग स्ट्रेस। ओके, अब देखिए शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस टू द डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। ये किसका किसको रेशियो है, रेशियो ऑफ कितना चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऊपर वाले फेस का, वो है एक्स ऑफ द अपर सरफेस का टू द डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। दोनों फेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ऊपर वाला फेस जो कि चेंज हो रहा है, नीचे वाला फेस जो कि फिक्स्ड है। और इन दोनों फेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है एल, जो कि नीचे रहेगा। और कितना चेंज हो रहा है, ऊपर वाला फेस एक्स, ऊपर एक्स बाई एल डिवाइड करेंगे तो वो देगा आपका शियरिंग स्ट्रेन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस दैट इज गिवन, वो क्या देगा आपको, शियरिंग स्ट्रेन देगा, या फिर टेंजेंशियल भी कहा जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब देखिए हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन क्लियर हो गया। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग और क्लियर हो सकेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्टील वायर। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लेंथ निकालेंगे स्टील वायर का। यहाँ पे जो बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, वो क्या है, स्टील वायर, स्टील का वायर है। मतलब वायर मतलब होता है तार, कैसा तार है, स्टील का तार है। और उसका हम लोग ग्रेटेस्ट लेंथ निकालेंगे उस वायर का, दैट कैन रिमेन हैंग्ड वर्टिकली। हैंग्ड मतलब उसको झुला दिया गया है, कैसे झुला दिया गया है, वर्टिकली ऐसे झुला दिया गया है। जब हम लोग उसको वर्टिकली झुलाए हैं विदाउट ब्रेकिंग स्ट्रेस, डबल लिखा गया है, ये नहीं है। ओके, ये देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस, बिना ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऑफ स्टील, उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो हम लोग को गिवन दे रहा है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस हम लोग को गिवन दे रहा है, जो कि उस पर अप्लाई हो रहा है। किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसको हैंग करने की वजह से उसको झुला दिया गया है, किसको, स्टील वायर को। इसकी वजह से उस पर जो फोर्स स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी उसका क्या है, स्टील का, मतलब मटेरियल कौन सा है, स्टील का मटेरियल है। वायर किससे बना हुआ है, स्टील से, तो उसका डेंसिटी जो दिया हुआ है वायर का वो है इतना। तो इतना दो ही चीज़ आपको दिया है और मांग रहा है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्टील। मतलब देखिए एक स्ट्रेस, अब बॉडी को इस तरीके से आप हैंग कर देंगे, हैंग करने के वजह से उसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से कितना चेंज हो रहा है, मतलब
जितना लेंथ चेंज हो रहा है उसको मिलाकर कितना उसका लेंथ बढ़ रहा है। ग्रेटेस्ट मतलब उसका टोटल लेंथ कितना ज़्यादा हो रहा है, वो टोटल लेंथ हमको बताइए। तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहले कंसिडर किए एल बी द लेंथ ऑफ द ओयर। एक्चुअल मान लीजिए स्मॉल एल जो है वो एक्चुअल लेंथ है किसका, उस ओयर का। कैन बी हैंग, कैसे हैंग है, कैसे झुलाया है, वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग। मतलब समझ में आ रहा है कि उसको झुला तो दिया गया है, लेकिन आपको देखिए पता तो नहीं चलता है। जब कोई भी बॉडी को आप झुला देंगे तो उसका जो लेंथ होता है वो हल्का सा इंक्रीज करता है, लेकिन आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर बॉडी इलास्टिक है तो देखिए वो क्या होता है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑटोमेटिक रहता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे फोर्स तो एक्सटर्नल अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस यहाँ पे बॉडी को जब झुलाया जा रहा है तो उसके नीचे की तरफ जो फोर्स है वही उसका एक्सटर्नल फोर्स है, और उसके वजह से वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा उसका लेंथ, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, वो स्ट्रेस हम लोग को दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, पता है हम लोगों को। स्ट्रेस हम लोगों को गिवन दिया हुआ है इतना, फोर्स यहाँ पे क्या है, वेट। हम पहले भी बताए थे कि यहाँ पे जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg बाय क्या, एरिया क्या है, किसका एरिया, ओयर का एरिया। ओयर का एरिया निकालेंगे। अब देखिए वेट, किसका वेट, उस ओयर का वेट। वेट हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो उसका हम लोग को क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया के लिए हम लोगों को हम लोग को उसका क्या चाहिए, हम लोग को उसका क्या चाहिए, वेट चाहिए। रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वेट इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू जी होता है। कोई भी बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग को मास चाहिए, मास क्या हो जाएगा, रो इंटू भी, रो भी। तो मास क्या होगा, रो भी। मास के बदले हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू भी, तो यहाँ मास के बदले हम लोग लिखे रो इंटू भी, जी रहा जी। और यहाँ पे वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ओयर का वॉल्यूम। ओयर कैसे होता है पहले देखिए, ओयर का शेप हमेशा सिलेंडर लिया जाता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि ये तो सिलेंडर है, ये तो ओयर नहीं है, लेकिन देखिए जब भी ओयर दे आपको, कोई भी ओयर का बात आए, कोई भी तार का बात आए, तो हमेशा तार का शेप सिलिंड्रिकल शेप माना जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ओयर है सिलिंड्रिकल शेप में, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उसका एरिया इंटू उसका हाइट। ये जो इसका हाइट है वो मान लीजिए एल है, तो उसका एरिया इसका एरिया इंटू इसका हाइट, ए इंटू लिख दिए एल। किसका एरिया है, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब ओयर का एरिया है, ए इंटू एल जी रहा। मतलब टोटल हम लोग का वेट कितना आ गया, ए इतना आ गया। अब हम लोग वेट के बदले रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी लिख सकते हैं। नीचे रहा किसका एरिया, ओयर का एरिया। एरिया एरिया देखिए कट गया, एरिया एरिया कटा कि नहीं कटा, कट गया। रो इंटू एल इंटू जी। अब आ गया ये स्ट्रेस, क्या आ गया, रो इंटू, रो इज़ द डेंसिटी, एल इज़ द हाइट। इसका हाइट मतलब लेंथ ही है, ओयर का लेंथ हाइट एक ही चीज़ है। एक्चुअल लेंथ है ना, एक्चुअल लेंथ गिवन दिया हुआ है। एक्चुअल लेंथ कितना है, नहीं एक्चुअल लेंथ नहीं दिया, वही निकालना है हम लोगों को। जी क्या होता है हमेशा, जी हम लोग को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर कहीं कहीं 9.8 भी लिया जाता है। यहाँ पे 10 लिया गया क्योंकि गिवेन दे, जो जब गिवेन दिया होता है तो वही वैल्यू यूज होता है। तो यहाँ पे जी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एल निकालेंगे, एल हम लोग को निकालना है लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एल जी। सिग्मा हम लोग को गिवेन दिया हुआ है, एल हम सिग्मा बाय हम लोग को निकालना है एल, सिग्मा बाय रो जी। रो मतलब डेंसिटी गिवन दिया हुआ है, जी मतलब गिवन दिया हुआ है। तीनों को जब हम लोग कटपिट कर दिए तो कटपिट करने पर निकला है 10⁴ मीटर। ये यूनिट से कटपिट, ये यूनिट्स को भी कटपिट कर देना और देख लेना कि वो मीटर में आएगा। तो लेंथ कितना आ गया, 10⁴ मीटर। तो आ गया क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से और एक क्वेश्चन भी है, आप लोग बुक्स देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चंस ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और क्वेश्चंस भी करवा देंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।